गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर से हमें यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही में उसके स्टैटिक का भी हम डीप रिवीजन करेंगे सो दैट प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही रेडी हम लोग बन सके। मैपिंग का अच्छा खासा ध्यान रखते हुए चलेंगे ताकि जो मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को मिनिमम 20 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से दिलवाऊँ प्रीलिम्स 2025 के अंदर, उसको हम यहाँ पर पूरा कर सकें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमने देखिए पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर स्पीकर का इलेक्शन देखा, हमने डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर कड़े सवाल देखे, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब जब हमने पढ़ ही लिया है तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है एक स्पीकर के लिए या फिर एक डेप्यूटी स्पीकर के लिए, वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट में करवाना। मैंने आप लोगों को जॉइंट सिटिंग भी जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत अच्छे से समझाई थी। अब आ गया है टेस्ट लेने का टाइम। अब आपको बताना है कि आपको जो मैंने समझाया वो कितना याद रहा है, रिटेन किया है, कितने ध्यान से आप लोग वीडियो जो है वो सुनते हैं। खैर, क्वेश्चन जो है इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। कौन सी स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज विद द डिप्यूटी स्पीकर स्टेपिंग इफ द स्पीकर इज अब्सेंट। यानी कि अगर मान लीजिए जो जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग किन किन के बीच में होगी, एक तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही जो जन होंगे वो जॉइंट सिटिंग के लिए आएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर हमारे 543 मेंबर्स होते हैं, प्लस में यहाँ पर 252 जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के अंदर होते हैं। तो ये सारे मिलकर जब एक ही जगह पर बैठते हैं और एक ही बिल के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर इनसे वोटिंग करवाई जाती है, उसको बोला जाता है जॉइंट सिटिंग। अब हमें पता है कि पार्लियामेंट का इंडिया में मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है 3 चीज़ें। अगर आपको बोला जाए कि इंडिया की पार्लियामेंट को बताओ तो आप बताएंगे कि पार्लियामेंट में एक राज्यसभा होता है यानी कि अपर हाउस, फिर एक लोकसभा होता है यानी कि लोअर हाउस, और साथ ही में पार्लियामेंट का एक अंग होते हैं प्रेसिडेंट। यानी ये 3 चीज़ें जब एक साथ में मिल जाती हैं तो उसको हम इंडियन पार्लियामेंट बोल सकते हैं। अब इतनी इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट के ऊपर जब एक इंसान यहाँ पर सिटिंग करेगा तो उसकी पावर तो ज़्यादा होंगी। जॉइंट सिटिंग आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर करने वाले हो, तो स्पीकर क्या उसके ऊपर यहाँ पर बैठते हैं। अगर वो वैकेंट है या एब्सेंट है, देखिए वैकेंट होगा तो उनके लिए इलेक्शन करवाया जाएगा। वैकेंट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ यहाँ पर खाली कर देना, और एब्सेंट का मतलब होता है कि किसी वजह से केवल आज के लिए ही यहाँ पर क्या है, छुट्टी है, अभी नहीं आए हैं, आज के लिए टेम्परेरी कोई चीज़ खाली है, तो उसके लिए क्या होता है, अगर अब्सेंट होता है तो यहाँ पर जो डिप्यूटी स्पीकर बनाए जाते हैं वो उनकी जगह पे जॉइंट सिटिंग के ऊपर बैठते हैं और उसकी जो कार्रवाई है उसको करवाते हैं। अब मान लीजिए इससे भी थोड़ा आगे बढ़िए कि अगर दोनों ही एब्सेंट है, ना ही तो स्पीकर आ पाए हैं ना ही डिप्यूटी स्पीकर आ पाए हैं, तो क्या जो डिप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, क्या वो यहाँ पर ये जो जॉइंट सिटिंग है इसके ऊपर प्रिसाइड करेंगे। पहली स्टेटमेंट यही बोल रही है, आपको बताना है ठीक है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अब ऑर्डिनरी बिल्स तो हमें पता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू आते हैं। फाइनेंशियल बिल्स हमें पता है, एक तो मनी बिल हो गया आर्टिकल नंबर 110, उसके अलावा आर्टिकल नंबर 111 एंड जो 112 है ये हमारे फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। तो ये कहता है कि इनमें तो ये एप्लीकेबल है कि यहाँ पर तो जॉइंट सिटिंग हो जाएगी, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है जो कि यहाँ पर आर्टिकल 368 के अंडर में आता है, उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। आप संविधान को बदल रहे हो। अगर राज्यसभा को ठीक नहीं लग रहा है, जॉइंट सिटिंग कब होगी कि किसी भी एक हाउस ने क्या किया है, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया। हम सोचते हैं कि लोकसभा ने यहाँ पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है। बिल वो कब तक है, जब तक उस पर वोटिंग होकर उसको पास नहीं कर दिया जाता। अगर वो पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, तो बिल को एक्ट बनाना है। लोकसभा ने इसको पास कर दिया।
अब इसने क्या किया, भेजा राज्यसभा के पास में। राज्यसभा बोलती है कि मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, हम इसको पास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और वो उस पर एक्शन ही नहीं ले रही है, ना इसको वापस भेज रही है। तब यहाँ पर क्योंकि ये डेडलॉक बन जाता है, इसको रिजोल्व करवाने के लिए कौन आएगा, यहाँ पर स्पीकर जो है वो आएंगे और क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग करवाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर ये दोनों ही इसको पास कर देते और प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते तो ये बिल एक्ट बन जाता। तो खैर ये होता है पूरा प्रोसेस, यानी कि एक हाउस जो है उसको पसंद ही नहीं आ रहा है कोई चीज़, तभी तो वो दूसरे हाउस से इस तरीके की डिमांड करेगा ना, तभी तो ये मुद्दा जो होगा उसको रिजोल्व करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने की, क्या वहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ये आप मुझे बताइएगा। When a bill is referred to a joint sitting of both houses of parliament, it must be passed by an absolute majority of the house. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। कह रहे हैं कि जब एक बिल को रेफ़र किया जाता है दोनों हाउसेस के पास में, जब जॉइंट सिटिंग हो रही होती है, उस समय पर जो बिल है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में यहाँ पर पास करना होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है जितनी हमारी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% यहाँ पर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और उसी के बाद में यहाँ पर उनको क्या करना होगा, बिल को पास करना होगा। अब 4 तरीके की हमारे पास में मेजॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम ऑर्डिनरी या सिंपल मेजॉरिटी भी देखते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो भी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है और स्पेशल मेजॉरिटी होती है। ये आपके बेसिक्स हैं जो पॉलिटी के थ्रू आपको समझने चाहिए, करने चाहिए। 4th स्टेटमेंट कहती है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बट डज नॉट हैव राइट टू वोट। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर वो बैठ भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं पूरा का पूरा कि ये क्या चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो जल्दी से आप मुझे अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर खुद ही अपनी जो नोटबुक वगैरह कुछ पास में उसमें लिख लीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर बन जाएगा। क्यों सी बन जाएगा, एक एक करके देखते हैं। जॉइंट सिटिंग मैं आराम से आप लोगों को जो है समझा चुकी हूँ। इसके पीछे क्या हम देख लेते हैं कि कब कब जॉइंट सिटिंग होगी। ये तो समझ में आ गया है कि एक डेडलॉक होता है दोनों हाउसेस के बिल में बीच में भी, तब जाके इसको करवाया जाता है। अब डेडलॉक होगा किन सिचुएशन में, मान लीजिए एक हाउस ने यहाँ पर बिल को पास कर दिया और दूसरा हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, तो पर फर्स्ट हाउस चाहता है कि नहीं वो बिल पास होना चाहिए, तो वो स्पीकर से कह के काम करवा सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि फाइनल डिसएग्रीमेंट है अमेंडमेंट के ऊपर, तो भी ये हो सकता है। और तीसरा यहाँ पर है कि एक हाउस ने 6 महीने हो गए हैं एक बिल को पास किए हुए, और दूसरा जो हाउस है उसने कोई भी उस पर रिसीव तो कर लिया है लेकिन उसके ऊपर उसको पास नहीं किया 6 महीने तक, तब यहाँ पर डेडलॉक जो है वो रिसीव हो सकता है। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट पे, क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। हाउ, देखिए स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो एक जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, उसके ऊपर क्या करते हैं, आते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन बनाई ही इसीलिए गई है ताकि वो आकर उनको प्रिसाइड करें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये दोनों ही एब्सेंट हो तो डिप्यूटी चेयरमैन क्यों आएंगे, क्योंकि राज्यसभा के अंदर हम देखते हैं स्पीकर ना होकर चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन इस डिप्यूटी इसी वजह से बैठते हैं क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्चुअली में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन है कि जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही यहाँ पर चेयरमैन बनेंगे। अब बात ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी इन हाउस के अंदर बैठते नहीं हैं। अब वो जब इन हाउस में बैठेंगे नहीं तो वो यहाँ पर आकर इसको प्रिसाइड कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो राज्यसभा के अंदर ही बैठते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसको प्रिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी एंड जो भी आपके बिल्स होते हैं फाइनेंशियल बिल्स, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर ये नहीं हो सकता है।
तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए मनी बिल के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, सिर्फ फाइनेंशियल बिल लिखा है, मनी बिल मैंने एक्स्ट्रा से यहाँ पर नहीं लिखा था, जस्ट आपको समझा दिया था कि जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये मनी बिल के ऊपर तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है आर्टिकल 111 के तहत में हम देखते हैं और 112 के तहत में कि उनके ऊपर बिल्कुल ये अप्लाई होता है कि वहाँ पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है। लेकिन जैसे ही दो बात आ जाती है मनी बिल की, जो कि पहले ही प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया होता है, तो उसके ऊपर स्पीकर को पूरी ये पावर होती है कि वो ये बताएगा कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल होता है। तो इसी वजह से उसके ऊपर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। थोड़ा लोकसभा के ज़्यादा उसमें पावर जो है वो मिली है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी जब आते हैं तो उसमें भी कोई जॉइंट सिटिंग यहाँ पर नहीं है। स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल ना करते हुए सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या है कि जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उस समय पे, और उन लोगों की जो वोटिंग की काउंटिंग में से 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट जो है वो इसको दे दिया है, तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट, अभी एब्सोल्यूट में और आप इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, मैं एक एक करके आपको मेजोरिटी समझाती हूँ। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग हैं, मान लीजिए 543 हमारी टोटल वो थी, जॉइंट सिटिंग हुई, 250 लोग और राज्यसभा से थे, इनमें से जो टोटल है केवल और केवल 750 लोग ही आए हैं, ठीक है, अभी वहाँ पर प्रेजेंट है। अब इनमें से जो 50% होगा वो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, माना जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया कि जितने लोग आए थे, 750 नहीं, हम मानते हैं कि टोटल हाउसेस की जो स्ट्रेंथ हुई उस दिन प्रेजेंट 500 लोग थे, तो इसमें से जो 250 लोग होंगे वही 50% माने जाएंगे, +1 इसमें बोला जाता है। तो 251 लोग अगर वोटिंग जो है वो फेवर में कर देते हैं तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, बिल पास हो गया। ये होती है सिंपल मेजोरिटी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो हमने देखा था, स्ट्रेंथ जो है वो 750 प्लस की हो जाती है यहाँ पर, बल्कि 800 हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसका 50% चाहिए कि बेशक यहाँ पर 500 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात होगी तो कम से कम 401 लोग जो होंगे उनको क्या करनी पड़ेगी, वोटिंग करनी पड़ेगी, तब ये माना जाएगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ, कि हमारे हाउस की स्ट्रेंथ इतनी है, उनमें से कितने आए हैं दैट डजंट काउंट, बस उसका 50% वन होना चाहिए। उसके बाद मैं बताती हूँ इफ़ेक्टिव मेजोरिटी आप लोगों का। इफ़ेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने वोट किया उसमें से जितनी सीटें वैकेंट थी टोटल हाउस की उसको माइनस करके काउंट कर लिया जाता है, तो ये होती है इफ़ेक्टिव मेजोरिटी। और एट द एंड आती है स्पेशल मेजोरिटी, जो कि काफ़ी सबसे मुश्किल मेजोरिटी यहाँ पर है, क्योंकि इसमें आपको 50% जो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की वो तो चाहिए, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसमें होती है, प्लस में आपको 2/3 जो यहाँ पर आपके मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी वोटिंग भी 2/3 चाहिए होती है। यानी कि 100 लोग जो थे, क्योंकि क्योरम करने के लिए, किसी भी सेशन को चलाने के लिए 10% पार्लियामेंट के अंदर एमपीज़ का आना ज़रूरी है। क्योरम हमारा लोकसभा में देखें तो लगभग 55 जो मेंबर होते हैं उनके उससे हो जाता है, और राज्यसभा में ये 26-27 मेंबर से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 100 ही लोग थे जो आए हुए थे। अब इन 100 में से क्या होगा, वैसे तो स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ का 50% भी यहाँ पर नहीं है, तो वो वोटिंग कराएंगे ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया है कि अभी के लिए केवल और केवल 2/3 को हमें समझना है। तो 2/3 को जब आप समझ रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जब 66% यानी 66 जो लोग होंगे या 67 जो मेंबर होंगे, एमपी जो होंगे, वो जब यहाँ पर वोट करेंगे तब हम मानेंगे कि ये 2/3 जो है वो हो गया है। फिलहाल आप लोगों के लिए आसान सवाल रहा होगा। स्टेटमेंट 4 को भी एक बार देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है लेकिन मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो उनके पास ये अधिकार जरूर होता है कि वो जाकर जो सीटिंग है उनमें बैठ सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनको ये भी प्रिविलेज दिए जाते हैं। लेकिन उनके पास जो वोट का अधिकार है वो नहीं होता है, क्योंकि वो मेंबर नहीं है ना। मेंबर वोट यहाँ पर केवल और केवल एक एमपी के द्वारा ही किया जा सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आज के पहले हमारा जो आर्टिकल है उसकी तरफ में। ये कहता है आफ्टर डिले ड्यू टू सप्लाई चेंज रिलेटेड इश्यूज LCAMK 1A डिलीवरीज में बिगिन बाय एंड ऑफ जून। तो देखिए यहाँ पर
बातें क्या हो रही है, जुलाई की बातें हो रही है, सॉरी मैंने गलती से जून बोल दिया। तो जुलाई कभी क्या हुआ था ना कि यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये करती हूँ डिफेंस सेक्टर से। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल वो एक्चुअली में जीएस पेपर 3 डिफेंस के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक के अराउंड भी हम इसको समझेंगे कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है तेजस एयरक्राफ्ट की। अब तेजस एयरक्राफ्ट क्या है, नाम हो सकता है कि आप लोगों ने सुना हो। ये होता है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि काफ़ी लाइट होता है, बहुत नीचे की तरफ भी ये आ सकता है, इसी वजह से लाइट है। इसमें एक मेंबर जो है वो सीट करके इसको उड़ा सकते हैं। अब इसको बनाया जा रहा है किसके द्वारा, ये होते हैं फैक्ट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है, तेजस MK-1A की यहाँ पर बात हो रही है, ये बनाया जाता है एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, हॉल जो है वो इसको बनाता है। अब इसमें प्रीलिम्स में डाल सकते हैं कि क्या इसको DRDO ने बनाया है, क्या इसको रशिया की तरफ से बनाया गया है, क्योंकि डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट हम वहाँ से लेते हैं, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया। तो ऐसी स्टेटमेंट जब आपके सामने डाली जाए तो आपको फट से याद करना है कि नहीं, इसको तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। अब ये बनाते किसके लिए है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाते हैं। उनके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने 48,000 करोड़ की डील जो है वो साइन की थी, और उसके अंदर इनको 83 जो हेलीकॉप्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनको प्रोवाइड करवाना था। तो ये 83 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A इसका पूरा नाम है। तो इनको इसको क्या देना था। खैर अभी MK-2 जो है वो भी बन रहे हैं यहाँ पर। इसकी हिस्ट्री को हम थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही हम इसमें रेडी हो सकें। फिलहाल ये जो सर्विसेज है 2021 में शुरू हो गई थी, डील भी 2021 की फरवरी जो थी वहाँ पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आई। अभी जो एक जेट है वो माना जा रहा है कि जुलाई के एंड तक, इसी महीने के एंड तक यहाँ पर एयरफोर्स के पास में भेज दिया जाएगा। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। हमने देख लिया कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर तेजस जो एक एयरक्राफ्ट है वो तो है ही, उसके अलावा और कौन से ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में। तो सबसे पहले आता है राफेल। राफेल के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने हो सकता है कि सुना भी हो। तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं कि फ्रांस में होता है। इसके अंदर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर ये है। तो इसमें 2 इंजन्स जो है वो लगे हुए हैं। इसके रोल जो है मल्टी रोल है, ये अलग अलग काम कर सकता है, सर्वेलेंस भी कर सकता है, फाइट भी कर सकता है, वेपन्स भी रखता है। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट को जो कि है मिराज 2000। अब ये क्या है, सिंगल सीटर है। इसके अंदर एक ही जो यहाँ पर पायलट होगा चलाने के लिए वो बैठ सकता है। इसके भी जो रोल है फाइटिंग के वो मल्टी रोल है, यानी एक वेपन यहाँ पर मिसाइल भी लगा देंगे, एक वेपन यहाँ पर कुछ और लगाया हुआ है, कुछ बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। तो विंग्स के नीचे हम देखते हैं कि अलग अलग इसके रोल हैं। बनता ये भी फ्रांस से, तो फ्रांस से हमने इनको दोनों को लिया हुआ है। थर्ड हम देखते हैं जो कि है मिकोयंग MiG-21। तो ये क्या, इसका ओरिजिन रशिया में होता है और ये एक मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है कि बहुत नीचे तक ये आके ग्राउंड के ऊपर भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। फिर हम देखते हैं अगेन यहाँ पर होल को, तेजस को, जो कि किस होल क्यों लगाया हुआ है ताकि याद रहे, हिंदुस्तान एयर लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया है। इंडिया का हमारा ये है, बिल्कुल हमारे लिए जो ये है बिल्कुल इंडिजीनियसली बनाया गया, बहुत गर्व की हमारी बात है। इसी वजह से हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा इंडिजीनियस होना चाहते हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर है, इंडिया में होता है। इवन नेवी को भी इसको प्रोवाइड किया गया है, अदर जो हमारी फोर्सेज है उनको भी इसको देने की जो बातें बिल्कुल चल रही हैं। फिर देखते हैं हम सुखोई Su-30 MKI को, जो कि ट्विन सीटर है। अब इसमें 2 ही इंजन लगे हुए हैं, 2 ही पायलट इसके अंदर बैठ के चला भी सकते हैं। तो बनता ये है रशिया से। फिर हमारे पास मिक्योंग MiG-27 भी है। अगेन मिक्योंग नाम से ही आप समझ जाइएगा, रशिया से ये बना हुआ है। इसमें सिंगल इंजन होता है, सिंगल सीटर ये होता है, और साथ ही में इसके अंदर टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटिंग की स्किल्स भी होती हैं। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट एक और जो एयरक्राफ्ट है फाइटिंग का वो है जगुआर। अब ये बना है यूके के अंदर। अब देखिए, अब कल परसों ही मैंने आप लोगों को लेपर्ड, जगुआर ये सारी चीज़ें समझाई थी, राइट। तो अब मैंने उसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि जगुआर जो होते हैं वो एक्चुअली में USA और UK के ओरिजिन के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैंने कहा था कि आप लोग एक काम करिए, गाड़ी के ब्रांड से इसको याद रखिएगा कि क्योंकि वहाँ पर जगुआर जो कार होती है वो एक्चुअली में बनती है। तो
आप याद रखिएगा। अब ये जो जैगुआर यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उसका ओरिजिन भी यूके के अंदर है, तो इस वजह से आप याद रखिए कि जैगुआर की एज अ जो सच में एनिमल है वो भी इसी रेंज में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये वहीं से होगा। अब इसमें भी ट्विन इंजन है, 2 इंजन इसमें काम करते हैं, सिंगल सीटर ये है, इसमें एक ही जो पायलट है वो बैठ के चला सकता है। और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल अंदर घुस के एरिया में वहाँ पे भी ये लड़ सकता है। अगेन हमारे पास एक और मॉडल है मिकियान का जो कि MiG-29 है। तो 27 हमने देखा, अब हम 29 को देख रहे हैं। ट्विन इंजन इसके अंदर होते हैं, सिंगल सीटर है, एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर ये एयर के अंदर होता है और रशिया से ही इसका ओरिजिन है। अब हम आते हैं हमारे तेजस के ऊपर दोबारा से। तो तेजस का मतलब क्या है? सबसे पहले जो तेजस शब्द है वो संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन से बना है तेजस। ये एक इंडियन सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर डेवलप्ड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये जो है वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। 1980 में हमने प्रोग्राम बनाया था कि हमारे पास में जो एयरक्राफ्ट है लड़ने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन उनको क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनको हम ग्राउंड के नज़दीक नहीं ला पाते। ऐसा नहीं होता है कि बहुत जल्दी उसको आप नीचे ऊपर लेके चले गए, कि आप एकदम से नीचे लेके आए उसको, फिर आपने उसको छुपाया पहाड़ियों के पीछे और फिर आप उसको ऊपर लेके चले गए। उसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती थी। तो 1980s में ही हमने अपना जो ये प्लान था वो बना दिया था। और उससे पहले हम क्या करते थे, MiG-21 फाइटर्स का इस्तेमाल करते थे। अब ये पुराने हो रहे थे, दुर्घटनाएं हो रही थी। MiG फिर अब से आपको याद रखना, क्योंकि मिक्योंग है, इसके हमारे पास 21 भी हमारे पास है, फिर हमने इसके पास 27 भी देखा, और अब इसका 29 जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है इंडिया के पास में है। और ये कहाँ से हमने खरीदे हैं? रशिया से हमने खरीदे हैं। लेटर अब हम देखते हैं कि LCA जो है उसका नाम ऑफिशियली नाम बदलकर तेजस कर दिया गया है, जिसका मतलब ही होता है रेडिएंट, किसी चीज़ को बिल्कुल तेज। आप इसमें हिंदी से भी देख सकते हैं कि किसी का तेज बहुत अच्छा है, यानी रेडिएशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर है। खैर, किसने इसको चेंज किया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इसको चेंज किया था। तेजस सिंगल सीटेड है, सिंगल इंजन इसके अंदर है, हाई एजिलिटी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो मैंने जब आपको मिसाइल समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये सुपरसोनिक होता क्या है, कि साउंड की जो एक्चुअली के अंदर में हम आवाज़ को देख सकते हैं उसमें भी जो सबसे फास्ट यहाँ पर चला जाता है, इसके बाद भी आता है हाइपरसोनिक भी आता है, लेकिन इसकी जब हम कैपेसिटी को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर चल सकता है, तो सुपरसोनिक ये हो जाता है। LCA तेजस की जो स्पीड है वो मैक 1.4 तक यहाँ पर जा सकती है, और इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स का लोड जो है वो ये ले सकता है अपने साथ में। इसके पास में ड्रॉपिंग टैंक जो है वेपन को वो 4 टन तक का है। तो हम देखते हैं कि 400 kg तक का जो ये अपना वेट है वो एक्चुअली में यहाँ पर लेकर चल सकता है वेपन्स के साथ में। और इसका टैंक भी बनाया गया है जो कि 4 टन का यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं, और ताकि अच्छे से इसको जो है वो समझा जा सके। फ़िलहाल अगर आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF चाहिए है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हैंडल @UPSC Sprinter 21 है। आपको जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी PDF वहाँ पर शेयर हो जाती है। आपके जो नोट्स मैं बनाती हूँ, आज से ही जो नोट्स बनते हैं जो मैं पढ़ने को देती हूँ अपने अलग अलग सब्जेक्ट स्टैटिक के, वो भी वहाँ पर शेयर होंगे। तो आप इसको पहले से ही ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसको सर्च करके ना करना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक होगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन जो है कर सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि क्या इसके एरोडायनेमिक फीचर्स हैं। ठीक है, तेजस जो है वो एरोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो अनस्टेबल टेललेस ये होता है, मतलब ये इसकी टेल जो होती है, इसका जो आप पीछे की तरफ देखेंगे, अब मैं आपको इसका जो फोटो है वो भी दिखाऊंगी, तो इसके पीछे टेल नहीं होती है ऐसे लंबी। यूजुअली जो एयरक्राफ्ट आप देखते हैं तो उनके पीछे इस तरीके से पूंछ बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बनाया गया इसके अंदर। तो डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जो विंग है वो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी जो अच्छा पैटर्न होता है उस पैटर्न से बनाई गई है, ताकि ये ज़्यादा फास्ट यहाँ पर काम कर सके, और ख़ास करके जो इसकी एगिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर ज़्यादा हो सके। इसको टेक्टिकल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया गया है, खास करके जो मॉडर्न एयर फोर्सेस के लिए इस्तेमाल में होती है, जैसे कि छुप जाना, सर्वेलेंस करना, नीचे आ जाना, ये सब इसकी जो है वो कैपेसिटीज़ हैं। तेजस मल्टी रोल कर सकता है। कॉम्प्रीहेंसिव एयर सुपीरियरिटी इसके पास में है कि हवा में ये बिल्कुल सुपीरियर साबित हो सकता
सकता है, और भी इसके डिफेंस रोल इससे रिलेटेड है। देखिए अब मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ कि क्या आपको इसके पीछे कोई टेल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे कि इसका विंग जो है वो काइट की तरह यहाँ पर बनाया गया, एक पतंग की तरह बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई ऐसे पीछे की तरफ में टेल नहीं दिखाई देती है। हाँ, ऊपर की तरफ में ऐसे जो है वो पैटर्न हम तेजस के अंदर देख पाते हैं। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्चुअली के अंदर ये विंग्स बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ग्राफाइट कंपोजिट के साथ में। तो ग्राफाइट जो होता है काफ़ी, हमें पता है कि एक मजबूत यहाँ पर हम इसको मटेरियल की तरह भी देख सकते हैं। फिर इसके अंदर इस पीछे के भाग में फ्लाइट कंट्रोल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर एक इजेक्शन सीट बनाई गई है कि अगर पायलट को लगता है कि जान को खतरा है तो वो इस सीट के ऊपर आए और यहाँ से अपना जो ओपन करे इसको ऊपर जा सकता है, पैरासूट वगैरह खोल सकता है। फिर इसी के अंदर एक पैनानॉर्मिक कैनपी भी बनाया गया है कि यहाँ पर भी बैठ के इसको एडवांस किया जा सकता है। एक एडवांस जो यहाँ पर स्क्रीन है वो भी लगाई गई है। इसका जो ग्लास का पिट है, ग्लास से वो पूरा का पूरा बना हुआ है। इसमें मल्टी रोड रडार लगा हुआ है बिल्कुल सामने की तरफ में। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर विंग के नीचे जो है वो एक्चुअली में वेपन्स को यहाँ पर अटैक करने के लिए वेपन्स का एरिया जो है वो बनाया गया है। इसमें 7 मल्टीपर्पज़ स्टोर स्टेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं विंग्स के नीचे ही। इसके अंदर एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का भी पैटर्न जो है वो बनाया गया है, जो हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर विंग जो मैं कह रही हूँ कि टेल नहीं है, उस हिस्से के अंदर इसका इंजन लगा हुआ है और इसके इंजन का नाम है कावेरी इंजन। तो GTX कावेरी इंजन। अगर इंजन से भी सवाल आते हैं जो कि पूछे गए हैं, लॉन्चिंग व्हीकल के इंजन के बारे में पूछा गया है, तो इसी वजह से इनके जो इंजन्स के नाम है वो भी हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि तेजस के इंजन का जो नाम है वो कावेरी इंजन यहाँ पर है। अब एयरफ्रेम की बात करें तो ये एक्चुअली में एल्यूमिनियम एंड लिथियम अलॉयज को एक साथ मिला के और उसके बाद में कार्बन फाइबर के जो कंपोजिट होते हैं जिसके साथ में टाइटेनियम अलॉय को स्टील के साथ में मिला के इस्तेमाल किया गया, यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसको बनाया गया है। अब कंपोजिट मटेरियल जो है, सब मटेरियल जो है वो एक एयरक्राफ्ट को एक तो लाइटर बना रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लाइट हो जाता है, लिथियम यहाँ पर लाइट है। अगेन टाइटेनियम एंड स्टील को हम देखते हैं कि इसको ज़्यादा भारी नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी बात ये इसको स्ट्रॉन्गर भी बना रहे हैं। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे GS पेपर 3 के अंदर में तो आप नैनो टेक में समझ पाएंगे कि जो कार्बन की हम छोटी छोटी लेयर्स बना रहे हैं जिसको ग्रेफाइट का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो एक्चुअली में लोहे से, आयरन जैसी चीज़ों से अगर हम देखते हैं तो 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो उन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हमें दिखाई देता है, ज़्यादा हम देखते हैं कि लाइटर भी है। खैर अभी बात करें ग्लास के इसके कॉकपिट की, तो इसके अंदर एक ग्लास कॉकपिट है। ग्लास कॉकपिट का मतलब है तो मॉडर्न जो कॉकपिट होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर पायलट बैठकर चलाता है वो राउंड शेप के अंदर बनाए गए हैं। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है जो कि मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज जो पहले होती थी उनको चेंज कर रहा है। ग्लास कॉकपिट के अंदर अलग अलग डिस्प्लेज लगी होती है, बिल्कुल सामने जो पायलट है वो देख पाते हैं, उनको सामने का रडार भी दिख रहा है, उनको जो इन्फॉर्मेशन नीचे से उनके पास पहुंचने चाहिए थे वो भी दिख रहा है, सामने क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनके पास उनको दिखाई दे जाती है, मिल जाती हैं। ये जो ग्लास कॉकपिट है ये एक्चुअली में एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, नेविगेशन करने में ज़्यादा मदद करता है। तो ये सारे के सारे आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि ग्लास कॉकपिट के अंदर हम देखेंगे कितनी सारी यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्लेज लगी हुई है। पायलट यहाँ पर पीछे बैठकर इसको आराम से हर चीज़ को समझ सकता है, देख सकता है। एक माइक भी लगा हुआ है ताकि अगर कोई नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कंट्रोल रूम तक तो वो भी पहुँचाई जा सके। ऊपर का जो ये पूरा एरिया है क्योंकि ग्लास का है तो सामने क्या चल रहा है वो भी देखा जा सकता है। तो ये हमारा इसके अंदर ग्लास का कॉकपिट है। वेपन्स की अब बात करते हैं तो वेपन स्टेशन से देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से अलग अलग वेपन्स के लिए अलग अलग जगह पर विंग्स के नीचे यहाँ पर पैटर्न्स को बनाया गया। अब आप देखिए कैसे छोटी सी मिसाइल आप यहाँ पर देख पाएंगे, फिर यहाँ पर आप बॉम्ब वगैरह को देखेंगे, इधर आप देखेंगे। तो ये क्या है, ये वेपन का एक्चुअली के अंदर सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊँ तो बॉम्ब जो है यहाँ पर दोनों तरफ ही हम क्या कर सकते हैं, बॉम्ब्स को देख पाते हैं। तो ये यहाँ पर रखा गया है और LCA के लिए इनको बनाया गया है। फिलहाल क्योंकि फाइटर जो जेट्स होते हैं वो मॉडर्न फाइटर इतना ही अच्छा माना जाएगा जितने ज़्यादा वेपन्स को वो डिलीवर कर सकता है उसके टारगेट तक।
तभी तो हम उसको अच्छा मानेंगे ना, वो बनाया ही उस काम के लिए गया है। तो तेजस जो है वो एक्चुअली में बहुत सारे यहाँ पर जो एयर टू एयर के वेपन है, एयर टू सरफेस के हैं, प्रिसीजन गाइडेड है, स्टैंड ऑफ वेपनरी है, इन सब को एक साथ लेकर डिज़ाइन किया गया है ताकि ये क्या कर सके, लड़ाई के अंदर किसी से भी पीछे ना रहे। एयर में जब ये जाता है तो हम देखते हैं कि तेजस जो है वो लॉन्ग रेंज, यहाँ पर विजुअल रेंज वेपन्स को भी अपने साथ लेकर चला जाता है कि बेशक उसको वहाँ तक दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी वहाँ से अटैक जो है वो किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल इसके कोई अगर क्लोज में आ जाता है, पास में आ जाता है, तो भी वहाँ पर उसको मार सकता है। और इससे कोई दूर है और इसको लग रहा है कि वो इसको क्लोज में आना चाहता है, इसमें अंदर रडार सिस्टम इसको पहले ही पता चल जाता है, तो वहाँ से भी वो एक जो मिसाइल है उसको छोड़कर अटैक कर सकता है। इसके अंदर अलग अलग एयर टू ग्राउंड एम्यूनिशंस को डाला गया है। बहुत ही करेक्ट इसकी नेविगेशन है। इसका जो अटैक सिस्टम है वो इसको टारगेट्स को पहले ही यहाँ पर लॉक करने की परमिशन देता है और फिर मिसाइल्स को वहाँ पर छोड़ देता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इसकी जो स्विंग रोल कैपेबिलिटीज़ है, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ है, वो इसको इंडिया के लिए एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम बना देता है। और यही कारण है क्योंकि ये इंडिया का इकलौता हमारे पास इंडिजीनियस एक एयरक्राफ्ट है जो हमारे डिफेंस को इतना पावरफुल बना रहा है। तो इस वजह से इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पता होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। एटलीस्ट जब हम उसे इंडिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, जो सबसे प्रेस्टिजियस काम है, वो करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। खैर अभी और भी प्रोडक्शन के वेरिएंट्स की यहाँ पर प्रपोज़ किया गया है। MK1 जो है वो ऑलरेडी बन रहा है। MK1A जो है वो हम देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर अब पहला जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको मिल जाएगा। फिर प्रपोज्ड MK2 भी यहाँ पर बनाया गया है कि इसको भी हम आगे बनाएंगे, फ्यूचर में ये भी बनेगा। तेजस की ट्रेनिंग करवाई जा रही है एयर फोर्सेस के लिए, तेजस की ट्रेनिंग करवाई जाती है नेवी के लिए भी। अब हम देखते हैं कि इसके डेवलपमेंट पार्टनर्स कौन है। हमने देखा था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल पार्टनर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बेल, वेरियस जो अदर DRDO एंड CSIR की जो लेबोरेटरीज़ है वो भी यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक साथ में मिलकर इसको बनाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट देते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट हम इसको बेहतर से बेहतर इसको बना सकें। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है तीस्ता ट्रीटी। अब ये तीस्ता क्या है? तीस्ता जो है वो एक रिवर है, हम देख पाएंगे, जो कि बेसिक मुद्दा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो अभी फ़िलहाल वैसे मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था जब हमने देखा था कि हाँ जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, वो इंडिया में अभी आती है इलेक्शन के बाद में, प्राइम मिनिस्टर से मिलती हैं और उसके बाद दोनों ही जो नेता हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर तीस्ता के एग्रीमेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें हुई। उसी के ऊपर एकदम से हम देखते हैं कि कमेंट आता है बंगाल के चीफ मिनिस्टर का, ममता बनर्जी, और वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। पहले आप बंगाल को इन एग्रीमेंट्स के अंदर में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। कोई भी टॉक तीस्ता से रिलेटेड यहाँ पर नहीं होनी चाहिए बंगाल की एंगेजमेंट के बिना। तो ये उनकी तरफ से बोला जाता है। तो क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सी न्यूज़ से आपको कोई चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। पहले तो क्या समझ में आ जानी चाहिए कि ये हमारे लिए GS पेपर 2 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। उसके बाद में इससे आपको एक मुद्दा और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि सेंटर और स्टेट के रिश्ते क्या होते हैं, राइट। तो फेडरलिज्म भी इससे समझ में आ जाता है। तो GS पेपर 2 में ही ये वहाँ पर भी काम आ गया। फिर रिवर की बात हो रही है तो जियोग्राफिकली भी आपको इसको समझना होगा, तो GS पेपर 1 में ये आ जाता है। मैपिंग के लिए भी हम इसको देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर है। तो ये सारे तरीके से UPSC के सिलेबस के साथ में हम इसको रेलेवेंट करके चलिए इस आर्टिकल को समझते हैं। स्टोरी यही है कि अभी रिसेंट विजिट जो थी शेख हसीना की, प्राइम मिनिस्टर एज ए बांग्लादेश, वो यहाँ पर आई और उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी बात की, जो कि लगभग 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। कोई भी अग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है तीस्ता ट्रीटी के लिए। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? तीस्ता जो है वो एक रिवर है जो हिमालय से निकलती है, पहले इंडिया में होती हुई आएगी। सिक्किम, याद करिए कुछ महीनों पहले मैंने आप लोगों को ग्लोफ पढ़ाया था। ग्लोफ क्या होता है? ग्लेशियर जो लेक
लेक होती है, जब उसका पानी आउटबर्स्ट कर जाता है तो उसकी फ्लड को यहाँ पर ग्लोफ बोला जाता है। अब ये तीस्ता रिवर के ऊपर सिक्किम में हमें देखने को मिला था, और इसका जो डैम था वो भी हम देख पा रहे थे यहाँ पर कि उस डैम के ऊपर से पानी पूरा का पूरा निकल गया था। ये वही तीस्ता रिवर है, सिक्किम से भी होती है, बंगाल से भी होती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। क्योंकि हम बहुत सारे वाटर को इस्तेमाल करते हैं, फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, लाखों लोग जो है वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बांग्लादेश का मानना है कि उनको भी इससे थोड़ा ज़्यादा पानी जो है वो मिलना चाहिए, कोई हमें बांध बना देने चाहिए बीच में। और इसी वजह से बंगाल जो है वो इस मुद्दे के ऊपर बार बार अपनी तरफ से बोलती है कि नहीं, हमारे जो लोग हैं उनके भी तो लाइफ का यहाँ पर मैटर है ना, उनके भी तो पानी चाहिए। खैर हम देखेंगे कि क्या ये भाईचारा है, क्यों हमें जो पानी है वोटों को शेयर करना पड़ता है, इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। फिलहाल के लिए इंडिया का स्टैंड देख लेते हैं। जब मिस्टर मोदी कमेंट करते हैं तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वतारा, वो भी इंडिया को बताते हैं कि जो डिस्कशन हुआ है दोनों ही लीडर्स के बीच में वो वोटर के ऊपर थोड़ा कम था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सारा का सारा वोटर पे हुआ, नहीं, दोनों लीडर आए हैं, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। हमारे और भी कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बांग्लादेश के साथ में, डिफेंस कोऑपरेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बातें हुई हैं। हाँ बिल्कुल ये बात सच है कि तीस्ता का जो वोटर था उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन फिर ममता बनर्जी जो है वो इस इशू को सेंटर स्टैंड पे लेके आती है। जून 24 को उन्होंने एक लेटर भी लिखा मिस्टर मोदी को, उनको बताया कि देखिए कोई भी डिस्कशन जो है शेयरिंग का तीस्ता वोटों का वो बांग्लादेश के साथ में सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करेंगे स्टेट का भी। तो बंगाल इतना अपसेट क्यों है, चलिए ज़रा इसको भी समझते हैं। अगर हम देखें तो मिस बनर्जी जो है उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि तीस्ता का जो वोटर है वो अगर बांग्लादेश के साथ में शेयर कर दिया जाता है तो लाखों लोग जो होंगे नॉर्थ बांग्लादेश में, खास करके बंगाल के अंदर में, तो वो क्या हो जाएंगे, सीवियरली इम्पेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपना अपोजिशन जो है वो जाहिर किया है। जब भी प्रपोज आता है शेयरिंग एग्रीमेंट का इंडिया के साथ में, तब वो यहाँ पर क्या करती है, अपनी आवाज़ को उठाती है। इवन 2019 में जो तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन से उन्होंने एडमिट किया था कि ठीक बात है कि बांग्लादेश हर्ट है, उसको भी तीस्ता वोटर चाहिए है, लेकिन इससे ज़्यादा पानी जो है वो अब शेयर नहीं किया जा सकता। 2017 में भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, उन्होंने बोला था कि देखिए और कई नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ, जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे तोरसा नदी को, इसके अलावा हम देख पाएंगे मनशाही नदी को, इसके अलावा यहाँ पर शंकोश रिवर भी है। तो ये जो रिवर्स है इनके वोटर को हम शेयर करने को तैयार है, लेकिन तीस्ता के ऊपर में जो पानी की बात हो रही है, बांध बनाने की बात हो रही है, वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये मुद्दा जो है वो काफ़ी पुराना है। मैं अगर आपको टोटल बताऊं तो छोटी बड़ी सारी की सारी नदियों को लगाकर हम देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में टोटल 54 रिवर्स है जो फ्लो करती हैं। और ये जो रिवर्स है ये ऑब्वियसली इनका जो पानी है वो एक बायलैटरल इशू बन गया है, दोनों ही देशों के बीच में एक विवाद सा ये हो जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो गंगा के वाटर को भी शेयर करते हैं, और गंगा के वाटर को जो शेयरिंग का एग्रीमेंट बना था वो बना था 1996 के अंदर, तो 1996 से ही ये हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गंगा के ऊपर यहाँ पर फराक्का नाम से बिग बैरिज बनाया जाता है, जो कि क्या करता है, इंडिया के अंदर से जो वाटर है उसको कम कर देता है कि वहाँ पर कम जो लोग होंगे इस एरिया के वो इसको इस्तेमाल करेंगे, और बांग्लादेश तक उस पानी को पहुँचाया पूरी तरीके से जा रहा है। अब इससे क्या हो गया, देखिए अब लोगों का ये भी बोलना है कि जब गंगा का यहाँ पर वाटर को शेयर किया गया तो उसकी वजह से जो गंगा का रूट था, जो मॉर्फोलॉजी जो थी वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगी, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के पास पानी की किल्लत होने लगी। और यही सब कारण है कि अब तीस्ता अपना फ्लो जो है वो ना बदल ले, हम इसी वजह से उसको यहाँ पर नहीं शेयर करना चाहते, एटलीस्ट जितना ये चाहते हैं उतना तो नहीं करना चाहते हैं। तीस्ता की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2011 में ही जो पहली बार प्रपोजल किया गया था तीस्ता वाटर को शेयर करने का, उसमें कुछ हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसी के लिहाज से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तीस्ता जो है वो एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी के साथ की है। जैसे गंगा जमुना को आप देख पाएंगे कि गंगा जो है वो मेन रिवर है, लेकिन जमुना या यमुना की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक्चुअली में उसकी ट्रिब्यूटरी है।
तो इसी तरीके से तीस्ता एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और तीस्ता जो नदी है वो यहाँ पर तशोल लहमो लेक से निकलती है। ये लगभग 5280 मीटर नॉर्थ सिक्किम के अंदर हमें दिखाई देता है। तो सिक्किम में हम देखते हैं कि वहीं से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद ये 150 किलोमीटर सिक्किम के अंदर चलती है और 123 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के अंदर भी चलती है। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो हम देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश में एंटर करती है वो करती है मैथिली गुंज, जो कि कुछ बरार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, और 140 किलोमीटर ये बांग्लादेश के अंदर बहती है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो हम देखते हैं कि टोटल जो इसका हिस्सा है तो वो यहाँ पर लगभग 140 किलोमीटर बांग्लादेश में है, 150 किलोमीटर यहाँ पर सिक्किम में हो जाता है, और उसके बाद 123 किलोमीटर हम यहाँ पर बंगाल में भी देख पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि 500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली जो इसका रीजन है, इसका जो पूरा का पूरा ये एरिया है उसमें ये बहती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो तीस्ता जो है वो बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो 3 नदियाँ और ऐसी हैं जो बांग्लादेश के अंदर जाती है, जिसमें गंगा हमने देखा, ब्रह्मपुत्र को हम देखते हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर तीस्ता नदी को। तो ये जो है ये 4th है जो बहुत ही बड़ी रिवर है, और अब इसका जो फ्लड प्लेन है एक्चुअली के अंदर में वो भी यहाँ पर लगभग 2750 किलोमीटर बांग्लादेश को कवर करता है। कि इतने सारे हिस्से के अंदर जो इसके अगर इसमें बाढ़ आती है तो बांग्लादेश में आ सकती है। अभी हमने देखा कि लगभग 83% जो रिवर का कैचमेंट एरिया है वो इंडिया के अंदर है, और जो रिमेनिंग यहाँ पर 17% है वो किसके अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, जो कि वहाँ की पूरी 8.5% जो पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करता है, और 14% उनके क्रॉप प्रोडक्शन को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। खैर फिलहाल के लिए इसके ऊपर अब क्या और पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग गवर्नमेंट है वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं अपोजिशन से कि इतना डिले क्यों हो रहा है अग्रीमेंट करने में तीस्ता के लिए, क्योंकि वहीं से ओबियसली उनका एक इलेक्शन का ये भी भाग रहता होगा कि हम तीस्ता का वोटर इतने सारे लोगों को ये प्रभावित कर रहा है तो उनको दिलवाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो सिक्किम में डैम बनाए गए हैं तीस्ता के ऊपर में, और जो तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट बनवाना है गाजोल दोबा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा जो पानी कभी जाता था वो और कम होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर जाते हुए। इससे या तो फ्लड आ जाती है या फिर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हो जाती है, क्योंकि अगर बांध को उठा दिया गया तो एकदम से बहुत पानी आया, बांग्लादेश तैयार नहीं था, फ्लड आ गई। या फिर हम देखते हैं कि उससे उन्होंने पानी जाने ही नहीं दिया, शेयर होने ही नहीं दिया, बहुत कम हुआ तो पानी की कमी हो गई है। तो हम देखते हैं इसी वजह से एक टेक्निकल टीम जो है वो इंडिया की तरफ से इस वाटर के जो पूरा का पूरा ये क्राइसिस है या पूरा का पूरा जो इस पर डिस्कशन हो सकती है उसको समझने के लिए बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। इवन जो चाइना है इस समय पे काफ़ी सारे ऐसे वर्क दिखा रहा है रिवर के ऊपर, जो हम देख रहे हैं कि इसमें रिजर्वोयर बनाने की बात की जा रही है, एम्बैंकमेंट बनाने की बात की जा रही है उसके आसपास के एरिया में, चाइना का जो रीजन है उस जगह पर। तो ये सारी चीज़ें भी है जो इस समय पे फ़िलहाल गवर्नमेंट को थोड़ा सा चिंतित कर रही है कि अभी तो हम लोग कह रहे थे कि केवल और केवल हम ही इसके अधिकार जो है वो रख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चाइना की तरफ भी हम देखते हैं कि सिक्किम के ऊपर का जो एरिया है तो वहाँ पे भी चाइना थोड़ी सी अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है। फ़िलहाल जैसे ही बांग्लादेश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना वो जब पहुंचती हैं तो उन्होंने अपनी कंट्री में अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो प्रपोजल दिया था उनको डेवलप करने का तीस्ता रिवर बेसिन, उसको एक्सेप्ट वो कर लेंगे। अब मिसिस बनर्जी ने फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए इसी वजह से। खैर फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए मिसिस बनर्जी जो है उनका बोलना है कि ये जो पूरा का पूरा सवाल है हेल्थ को लेकर तीस्ता रिवर की, इसमें बहुत सारी एक्चुअली में क्वेश्चन है। देखिए कई सारे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वैसे ही सिक्किम के अंदर बनने हैं, फिर इस वजह से जो इसका आसपास का एरिया उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटना पड़ रहा है, इसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पड़ेगा। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इन सब के ऊपर कोई भी स्टेप्स जो है वो नहीं लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा कि रिवर को रीस्टोर किया जा सके, वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए जाए, ताकि जो हेल्थ है इंडियन साइड की, और जब बायोलैटरल कोऑपरेशन हम करने की बात कर रहे हैं तो रिवर की जो हेल्थ है उसके ऊपर एक्चुअली के अंदर में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। बहुत सारे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनका भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हाइड्रो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, रिवर के ऊपर पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उस पे कितना ज़्यादा पड़ रहा होगा इकोलॉजी के हिसाब से। अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जब होता था तो बहुत सारी फ्लड हो गई थी तीस्ता बेसिन के अंदर, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जो डेथ है वो भी हुई थी। और जो तीस्ता 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिवर डैम बनाया गया था वहाँ पर, वो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय इससे हो गया था। तो खैर, पहले जब हम बात करते हैं तो हमें इन सारे मुद्दों के ऊपर भी एक बार जो है वो नज़र डाल लेनी चाहिए। अब हम आते हैं फेडरलिज्म के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशन में कि इंडिया बिल्कुल मना क्यों नहीं कर देता। एक तो इतनी बड़ी नदी को आप रोक कैसे सकते हो, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर होती है उनके पानी को शेयर करना एक्चुअली के अंदर इंटरनेशनल लॉज के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर होता है दी हेलसिंकी रूल्स एंड यूज़ ऑफ वाटर ऑफ इंटरनेशनल रिवर, जो कि 1966 के अंदर ही बन चुके थे। हम देखते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 253 जब आप जाएंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें भी ये शक्तियाँ दी गई होती हैं गवर्नमेंट को कि वो किसी भी नदी के ऊपर जो ट्रीटी करना चाहते हैं किसी ऐसे स्टेट से जिसमें वो नदी जाती है, ट्रांस बाउंड्री एंटर करती है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ट्रीटी की जा सकती है। अब गंगा ट्रीटी के बारे में भी बंगाल ने थोड़ा बहुत बताया, तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप मीन्स रेडी पूरा रहे, आपको हर चीज़ पता हो। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी बांग्लादेश के साथ में 2026 में अभी क्या करेगी, 30 साल अपने पूरे कर देगी, क्योंकि हम तैयारी 2025-26 दोनों की ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना होगा। अब जो रिन्यूअल होना होगा, हमने ट्रीटी की थी 30 साल के लिए कि 30 साल के बाद में इसको हम क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे। तो रिन्यूअल जो होना होगा वो इसी साल में हम देखेंगे 2026 में ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन है, जो कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बांग्लादेश में उनकी बंगाल जो है वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, वो पॉइंट आउट भी करते हैं कि जो वाटर शेयरिंग है बांग्लादेश के साथ में, इन्होंने गंगा की मॉर्फोलॉजी को बिल्कुल बदला है। बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वेस्ट बंगाल के अंदर में वो रिवर की इरोजन की वजह से अब लोगों को क्या करना पड़ा है, गंगा पहले मान लीजिए यहाँ से बह रही थी इस प्रकार से, अब हमने बांग्लादेश के साथ जब उसको थोड़ा और शेयर करने लगे, डैम वगैरह बनाया, तो गंगा ने अपना रूट बदल लिया, क्योंकि पानी है उसको तो जहाँ पर ठीक लगेगा वो उसी तरीके से फ्लो करेगा। तो जो ये बीच का एरिया, एक तो यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको नुकसान हुआ कि उनके पास में वाटर की स्कैर्सिटी होगी, कम होगी, एग्रीकल्चर हर चीज़ पे। दूसरी बात, जो ये बीच का एरिया था इसको नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ से लोगों को जाना पड़ा होगा अपने घर वगैरह सब कुछ छोड़ के। तो यही वो कह रही हैं कि लाखों पीपल जो है उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ा था, उनके हैबिटेशंस को छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे लोग यहाँ पर होमलेस हो गए थे, उनके पास खुद का घर नहीं रहा था। तो ये सब कारण है कि अब जो ये, और ख़ास करके जो हुगली रिवर है जो कि बंगाल की सबसे फेमस रिवर भी हम जिसको मानते हैं, उसके अंदर भी का जो सिल्ट लोड था वो भी यहाँ पर कम हुआ था। नरिशमेंट जो सुंदरबन डेल्टा को देनी, अब सुंदरबन डेल्टा भी हम देखते हैं कि सुंदरबन सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फोर्स इंडिया का हम वहाँ पर देख पाते हैं, तो उसके लिए जो नरिशमेंट के लिए पानी चाहिए था वो भी वहाँ पर कम हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है लेटर के अंदर लिखी गई हैं। चलिए अब ज़रा मैपिंग के सहारे से इसको समझते हैं। ऐसे सवाल मैपिंग से रिलेटेड, एक नदियों से रिलेटेड आ ही जाता है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में यहाँ पर क्या हो रहा है, गंगा जो है अपना बेसिन बना रही है, ऊपर से ग्रेटर हिमालय से वो निकल रही है, यमुना उसकी ट्राइब्यूटरी है, यहाँ से होते हुए जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। यमुना से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, एक चंबल आती है, फिर एक हम इसमें बनास देख पाते हैं, फिर हम इसके अंदर बेतवा रिवर को देख पाते हैं, तमसा रिवर है, तो ये सब आपको याद करना है। फिर हम देखते हैं पहले गंगा होती है, उसके बाद गोमती आती है गंगा से, उसके बाद घाघर निकलती है, देन गंडक निकलती है, देन कोशी यहाँ पर निकलती है। ये जो गोमती, गंडक, घाघर एंड कोसी का था, ये सवाल प्रीलिम्स 2024 के अंदर भी पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है वो पहले निकलती है। तो इन्हीं कारणों से आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिहाज से आपको पूरा याद इसको करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे ही गंगा जो है वो यहाँ पर, इसमें से हुगली रिवर जो है वो भी निकलती है बंगाल के पास में आते हुए बांग्लादेश में, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलकाता का आप ये रीजन देखते हैं, ये माउथ ऑफ गंगेज है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, गंगा अपने आप को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर डाल लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो रिवर है चाइना के अंदर यरलुंग जेंगो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर होती
है अरुणाचल प्रदेश से, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसी में से लोहित रिवर भी निकलती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पर आती है और तीस्ता इसके साथ मिल जाती है और बांग्लादेश में ये एंटर करती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, तो हम देखते हैं कि फिर ये जानी जाती है यमुना के नाम से। और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा बन जाती है पद्मा। तो ये इनके कुछ नाम है। इसके साथ में ही यहाँ पर मेघना भी जो है रिवर एक वो भी मिलती है। तो ये रिवर जब आते हैं बांग्लादेश में तो बांग्लादेश को भी नरिशमेंट और जो वोटर है उनके लोगों को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके नाम क्या क्या है, क्या क्या ये चेंज हो रही है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो वो भी इंडिया के द्वारा चलाया गया, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर तीस्ता बैरेज को प्रपोज किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ये पूरा का पूरा होने वाला है बांग्लादेश के अंदर में। देखेंगे तो टोटल जो ये 110 किलोमीटर की रेंज है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर जो तीस्ता का रिस्टोर का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए वो भी चलाया गया है। तीस्ता ब्रह्मपुत्रा कॉन्फ्लुएंस की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा के साथ में जो तीस्ता है वो भी मिल रही है। हमने पीछे ही एक मैप के जरिए इसको समझा कि किस प्रकार से जो इनका इन्फ्लुएंस है वो हो रहा है। फिर बात वही से है, 2 नेशन 1 रिवर, 2 देश 1 नदी। सिक्किम से आते हुए ये तीस्ता बैरेज जो है अलग अलग यहाँ पर लगाए गए हैं हाइड्रो पावर बनाने के लिए। यहाँ पर भी डैम बनाए गए हैं, बैरेज बनाए गए हैं और फिर ये बंगाल से जाते हुए बांग्लादेश के अंदर एंट्री करी है। टोटल लेंथ हमने देखा 414 किलोमीटर इसकी है। सिक्किम के अंदर ये 151 किलोमीटर है। सिक्किम वेस्ट बंगाल बाउंड्री इसकी 142 किलोमीटर की है। बांग्लादेश में 121 किलोमीटर चलती है। तीस्ता इंपॉर्टेंट क्यों है बांग्लादेश के लिए, हमने देखा कि देखिए एक रिपोर्ट छापी थी एशिया फाउंडेशन ने 2013 में, जो कहती है कि इसका जो फ्लड प्लेन है वो एक्चुअली में 14% टोटल क्रॉप्ड एरिया को बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर काम करता है, राइट। उनकी मतलब बेसिकली उनको खाने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी वजह से जो लाइवलीहुड है बांग्लादेश के अंदर और उसकी पॉपुलेशन का वो काफ़ी परसेंटेज जो है वो इससे अफेक्टेड होता है। इंडिया के लिए तो तीस्ता जो है वो एक लाइफ लाइन है नॉर्थ बंगाल की। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ए डजन जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में वो यहाँ के वाटर से, तीस्ता के वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यही कारण है। और अगेन जो ममता बनर्जी हैं उनकी तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट आती है, 2017 में भी उन्होंने स्टेटमेंट की कि मैं हमेशा चाहती हूँ बांग्लादेश को पानी मिले, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि तीस्ता का जो वाटर है वो एक्चुअली क्योंकि वाटर कम हो रहा है और वो बंगाल को भी इम्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने हित को पहले पीछे रखें और फिर आपको दौड़े। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम दूसरी कंट्री के साथ में अच्छा चाहते हैं। इंडिया की जो फिलॉसफी है वो पीस की है, शांति की है, वासुदेव कुटुंबकम हम लोग हैं। हम G20 का लोगो भी रखते हैं तो बताते हैं कि देखिए हमारी संस्कृति कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एक ही परिवार है। लेकिन हर कंट्री अपने हितों को, अपनी जो उसके फ़ायदे हैं उसको हमेशा सबसे पहले रखेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी इंटरनेशनल रिलेशन में कि हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में सोच लेते हैं। आपको भी अगर आप IFS बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आपको डिप्लोमेट बनना है, तो आपको इन बातों को अभी से समझते हुए चलना पड़ेगा। आज तक के और क्या क्या एग्रीमेंट हुए चलिए उसको देखते हैं। हम देखते हैं 1920 के अंदर एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया था जो कि एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया एंड बांग्लादेश में, और इसी में होती है इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बना ही 1972 के अंदर था, 1971 की जो वॉर भी हमारी हो रही थी पाकिस्तान के साथ में वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको हम सपोर्ट कर रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान खुद की फ्रीडम चाहता था पाकिस्तान से, मेन पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान से। और फिर फाइनली जब ये सपोर्ट कर देते हैं 1971 में इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे होती है, तब यहाँ पर 1972 के अंदर बांग्लादेश की एस्टैब्लिशमेंट होती है, कंट्री की तरह वो बाहर आता है। उसी समय से हमारे इसके साथ रिश्ते जो हैं वो बने हुए हैं। जॉइंट रिवर कमीशन हमने बनाया, इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने शेयर की। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिश्तों में और 1983 में देखते हैं कि एक एडहॉक शेयरिंग ऑफ तीस्ता वाटर कमेटी हमने बनाई। अब एडहॉक का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कि टेम्परेरी एग्रीमेंट किया है कि ठीक है हम इसके पानी को शेयर करेंगे। जो शेयर होना था पानी उसकी वैलिडिटी 1985 तक 2 साल तक के लिए रखी गई थी। जब बात करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर
वोटर शेयरिंग जो हो रही थी, 39% वोटर यहाँ पर इंडिया में रहने वाला था, 36% वोटर का यूज़ बांग्लादेश करने वाला था और 25% वो अनअलोकेटेड था कि वो ठीक है किसी को भी नहीं दिया गया, वो आराम से गंगा जो थ्रू है गंगा का जो माउथ्स बने हुए हैं वहाँ से बे बंगाल में चला जाएगा। फिर 1998 के अंदर बांग्लादेश जो है उन्होंने तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट अपना बनाना शुरू किया, जिसमें उनका इरिगेशन प्रोजेक्ट ये था ताकि 3 क्रॉपिंग सीजन वो एक साल में लेकर आ सके। यूजुअली आप देखेंगे कि एक साल में 2 क्रॉपिंग सीजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि 3 हो जाए बीच के अंदर में यहाँ पर, और पानी की तो ज़रूरत पड़ती है ना जब भी आप एग्रीकल्चर या क्रॉप किसी को लगाते हो, तो उस वजह से इसमें ये जो तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट वो बनाया गया ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। 2011 के अंदर एक इंटरिम डील की जा रही थी जिसमें लास्ट 15 साल से इंडिया जो 42% वोटर यहाँ पर दे रहा है, इंडिया रख रहा है अपने पास में, और 37.5% तीस्ता वोटर को दे रहा है, वो सपोज किया गया था। अभी तक ये डील हो नहीं पाई है, मैं बता रही हूँ, ओवर ए डिकेड हो चुका है। थोड़ा सा और फैक्ट्स के इसमें देखें तो ये जो रिवर है वो एक्चुअली में पोनहारी ग्लेशियर से निकलती है। तो ये ग्लेशियर जो है, साथ ही में इसके जम्मू ग्लेशियर को भी आप देखेंगे, लेक चोलुमू जो है वहाँ भी हम इसको देख पाते हैं, लेक गुरुंतुमार वहाँ से भी, ये सब से जो पानी निकल कर आता है वो एज ए तीस्ता को यहाँ पर क्या बनाता है, हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट नदी बना देता है। लोकेशन इसकी सिक्किम के अंदर ही है। इंडिया में हम देखते हैं कि 23,189 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। कंट्रीज़ ऑब्वियसली इंडिया एंड बांग्लादेश दो ही कंट्रीज़ में हम इसको फ्लो करते हुए अभी देख रहे हैं। स्टेट यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, रंगपुर, ये 3 स्टेट को हम देखते हैं। लेंथ इसकी खैर यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर कितनी है टोटल, 414 किलोमीटर। बेसिन एरिया इसका है 12,540 किलोमीटर। अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग जो हमारे सामने डाटा है वो अलग अलग हो जाता है कई बार, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के डाटा को हम यूजुअली ले रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसकी जो लंबाई है उसको क्या मानेंगे, क्योंकि हमें याद भी नहीं रखना है, तो इट्स फाइन 414 से 450 किलोमीटर के बीच में ओवरऑल जो इसकी लेंथ है उसको लेकर चलेंगे। या आप अगेन इसकी मैपिंग का एरिया जो है वो देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये किस प्रकार से यहाँ पर घूमती है। अब तीस्ता रिवर बेसिन की बात करें तो देखिए ट्रांस बाउंड्री जो है तीस्ता रिवर की, वो अगेन हम देख पाते हैं कि इंडिया और जो बांग्लादेश दोनों के बीच में ही ये बहती हुई तीस्ता को आप देख पाएंगे। बैरेज है, पानी क्योंकि कम हो गया, आप देखिए कभी इतना बड़ा जो बैरेज बनाया गया पूरी बहती नदी के लिए बनाया गया था, लेकिन क्योंकि अब इसमें वाटर कम बह रहा है तो इसी वजह से भी ज़्यादा समस्याएँ जो है वो ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हैं। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो तीस्ता जो थी वो गंगा रिवर सिस्टम का एक भाग होती थी, और वो जलपाईगुड़ी से वेस्ट बंगाल में जाती थी, और तीनों फिर यहाँ पर करियोता, पूर्णाभा और अतारी के तरीके से यहाँ पर क्या हो जाते थे, अलग अलग हो जाते हैं। ये स्पेकुलेट भी किया जाता है कि जो तीनों चैनल हैं वो त्रिस्तुरता के नाम से रखे गए और उसी से तीस्ता नाम यहाँ पर आया। लेकिन खैर जब एक फ्लड आती है 1787 में, तब तीस्ता जो है अपने जो बेसिन था उसको चेंज कर लेती है और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र को आकर ज्वाइन कर लेती है। तो ये भी इसकी एक हिस्ट्री है कि कभी ये गंगा का पार्ट होती थी, लेकिन आज ये ब्रह्मपुत्र का जो पार्ट है वो है। हिमालयन पार्ट की अगर इसकी बात करें तो तीस्ता जो है नियरली 95% जो इसका भाग होता है वहाँ वो सिक्किम स्टेट से ही बह कर निकलती है। ये 100 किलोमीटर के जब डिस्टेंस को पार कर लेती है फिर ये प्लेन्स में आती है। उसके बाद जो तीस्ता है वो अलग वो छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके साथ में ज्वाइन कर जाती है, जैसे कि हम देखेंगे लचुंगचू, ददिकचू, चकुंगचू और रानी कोला और जो रंगपू है, ये सब इसके लेफ्ट बैंक की तरफ से इसको जोड़ते हैं। अगर हम राइट बैंक की बात करें तो इसमें जम्मू रिवर है, रंगयोंग रिवर है, रंगोली, रंजीत, ये सब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी इसमें आके मिलती हैं। सब हिमालयन पार्ट में देखें तो तीस्ता जो है उसमें और ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे कि लैश, गैश, चेल, नियोरा, केरला, ये सब हैं। और उसके अलावा इसमें मैली बाजार डाउन स्ट्रीम जो सिक्किम के अंदर में बहती है वो भी इसको जोड़ती है। नॉर्दर्न प्लेन में अगर हम देखें कि जब ये नॉर्दर्न प्लेन के भाग में आ गया, अभी तक ये क्या थी, माउंटेन्स में बह रही थी, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को अपने साथ मिलाते हुए भी आ रही थी। नदर प्लेन में होता ये है कि जो तीस्ता है वो उसका जो फ्लड प्लान कवर है वो 14% टोटल कल्टीवेटेड एरिया और बांग्लादेश का भी कवर करता है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो कवर है, मतलब बंगाल की तो जितनी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी जो 50% डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लोगों को ये इम्पेक्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
अब फिर से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उसको हम तीस्ता से अलग हट के थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेन स्टडी मैं आप लोगों को इसमें पूरा करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप है दोनों ही कंट्री के बनते हैं 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय में। इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो कुछ समय में ही हम देखते हैं कि मिलिट्री रिज्म जब कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उन्होंने वहाँ के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान 1975 के अंदर में, वहाँ पर मिलिट्री ने क्या किया कि उनका असैसिनेशन कर दिया, उनको मार दिया गया। और एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट जो है वो इंडिया के प्रति हो गया कि एक समय पे जो कंट्री आपका साथ दे रही है और आपकी तरफ उनके जो लोग हैं उनके मन में भी इंडिया के प्रति काफ़ी अच्छे जो भावनाएं वो हैं, लेकिन सडनली पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आता है, मिलिट्री ओवर रूल करती है और इंडियंस के प्रति जो एंटी सेंटीमेंट रूल है वो वहाँ पर डाल दिया जाता है। ऐसा सेंटीमेंट देखने को मिलता है। यहाँ से हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खट्टे होने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि 1991 के अंदर यहाँ पर दोबारा से पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी है वो आती है। शेख हसीना तब से 1966 से ही यहाँ पर पावर में है और लगातार 4th टाइम अब क्या बन चुकी हैं, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है बन चुकी हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। जियो स्ट्रेटेजिक है, बांग्लादेश जो है इंडिया को एक्सेस देता है बे ऑफ बंगाल का, क्योंकि हम बांग्लादेश के थ्रू ही उस एरिया तक पहुंच पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है बे ऑफ बंगाल। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के अगर नज़रिए से हम देखें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। जियो पॉलिटिकल बात करें तो दोनों ही जो कंट्री हैं वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर यहाँ पर बात करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की जो यूएनएससी की यानी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके अंदर वीटो पावर है यहाँ पर, जिसको मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि उसमें 5 कंट्रीज जो है मेंबर कंट्री है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, इसको यूएसए, इसको हम देख पाते हैं 5 कंट्रीज़ को। तो ये इतनी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं और जो वर्ल्ड के मोस्टली यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर उनकी वोटिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर जो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर भी जो वो सजा देंगे वही वहाँ पर जो उसका इन्फोर्समेंट होगा वो करवाया जाएगा यूएनएससी के द्वारा। तो इन सारी पोजीशनिंग में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। उसमें भी यहाँ पर क्या करता है, बांग्लादेश हमारी परमानेंट सीट के लिए वोट करता है, मानता है कि हाँ इसको परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक बात करें तो देखिए इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। 2030 तक का हमारा ये जो टारगेट है वो हमने लगाया हुआ है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, एक फ्री ट्रेड पार्टनरशिप करके। हमने क्या किया, बांग्लादेश के साथ में फ्री ट्रेड पार्टनरशिप की है कि ठीक है आप भी यहाँ पर ट्रेड कीजिए, हम भी करेंगे। बांग्लादेश बहुत फेमस है टेक्सटाइल के लिए, तो उन सब चीज़ों में हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल बात करें तो देखिए लार्ज हिंदू बंगाली पॉपुलेशन जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी रहती है। बांग्लादेश में बहुत सारे रिलीजियस साइट हैं जैसे कि रणीर बंगलो टेम्पल, भोज विहारा, ये सब हम देखते हैं जिससे हमारे रिलीजियस जो रिलेशनशिप है वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पर कोऑपरेशन हम कहाँ पे करते हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन होती है जिसमें इंडिया के जो पीएम है वो भी वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाकर पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। जैसे कि गोल्डन जुबलन सेलिब्रेशन जब हो रहा था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का, तो 2017 और 2020 में भी हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं। गांधी पीस प्राइज़ 2020 के समय में जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के समय में उनको याद किया जाता है, तो खैर उनको दिया जाता है इंडिया की तरफ से। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हम 2015 में देखते हैं जिसमें जो डिस्प्यूट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, आराम से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये लगातार थोड़ा सा है बाउंड्री को देखते हुए, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या बांग्लादेश और इंडिया लैंड की बाउंड्री भी शेयर कर रहा है, बॉर्डर भी इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर छोटे मोटे तो डिस्प्यूट यहाँ ऐसे चलते ही रहेंगे ना कि नहीं ये भाग हमारा है, नहीं ये हमारा है। तो वो हम हमारे सारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ देखते ही हैं। चाइना के साथ में हमारी यही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ में हमारी यही इशू है, बांग्लादेश के साथ में यही इशू है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की यही बात है। इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड अपना चाइना के साथ में कर रहा है और उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ में करता है। बायलैटरल जो ट्रेड है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर वो $18 बिलियन तक का था 2021-22 का। अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं तो ड्यूटी फ्री कोटा एक्सेस मिलता है बांग्लादेश के जो साफ्ता एंड जॉइंट फिजिबल स्टडी करने के लिए हमारे यहाँ से भी जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने किया हुआ है बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन में देखें तो इंडिया जो है वो एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनर है बांग्लादेश के साथ में। एक्सटर्नल लाइन ऑफ क्रेडिट लगभग 7 बिलियन तक की हमने उनको जो है वो लोन के रूप में दिए हुए हैं। अहूरा अगरताला रेल लिंक यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैत्री सेतु हमने बनाया है बांग्लादेश के साथ में। तो ये सभी हमारे कोऑपरेशन है। एनर्जी कोऑपरेशन में देखें तो बांग्लादेश जो है वो लगभग 2000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया से लेता है। इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई गई है जिससे हाई स्पीड डीजल की जो सप्लाई है वो बांग्लादेश में की जाएगी। चैलेंजिंग अगेन सबसे पहला वही है, रिवर वाटर को लेकर तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर रोहिंग्यास का जो डिपोर्टेशन है वो भी इंडिया के लिए और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाता है, क्योंकि इंडिया जो क्या करता है वो यहाँ पर जो मेनलैंड फर्स्ट है और जो डिपोर्टेशन है एक्चुअली में रोहिंग्यास का उनको बांग्लादेश के अंदर भेज देता है। बांग्लादेश से इंडिया में वो लोग आके रहने लग जाते हैं, होमलेस पीपल है। और हमारे पास इतना ज़्यादा एक्चुअली में सच में हमारे पास वो नहीं है कि म्यांमार से जो लोग भागे हुए हैं बांग्लादेश में और वहाँ से जो भाग के डिपोर्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं तो उनको हम रख सकें और सारी की सारी सुविधाएं दे सकें। क्रॉस बाउंड्री टेररिज्म भी हो जाता है, खासकर टेररिज्म यहाँ पर इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की सिचुएशन में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ड्रग्स की जैसे चीज़ों को यहाँ पर स्मगल कर दिया गया, ट्रैफिकिंग कर दी गई, पैसे को यहाँ पर पिघलाया जा रहा है। इवन हमारे जो पहले 5 रुपए के आप सिक्के देखेंगे उनको क्या कर दिया जाता था, वो काफ़ी मोटे साइज़ के आते थे, उनको पिघलाया जाता था। उनसे हम देखते थे कि अलग अलग जो मटेरियल है उसको किया जाता था, तो बांग्लादेश में वो ले जाते थे। इसी वजह से आपके जो आप कोइंस को देख पाएंगे वो काफ़ी पतले भी बनाए जा रहे हैं, सो दैट इस चीज़ों से हम लोग बच सकें। फिर हम देखते हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो बांग्लादेश में वो भी बढ़ रहा है, ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। और माइनॉरिटीज़ के ऊपर दोनों ही बॉर्डर्स के आसपास में अटैक्स होता ही रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड क्या हो, सोल्यूशन क्या निकाला जाए। सबसे पहले तो ये जो तिस्ता रिवर की जो वो डिस्प्यूट है हमारा, इसी का हम अर्ली रिजोल्यूशन करना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया बांग्लादेश की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें होती हैं उनका कंक्लूजन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो एक जॉइंट टास्क फोर्स की जो काम करे, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी की जा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एनटीए के ऊपर। अब एनटीए के बारे में आप लोगों ने काफ़ी समझा, हमने देखा यूजीसी नीट को यहाँ पर जो एक्चुअली के अंदर में बैन तो नहीं किया गया या दोबारा से कंडक्ट भी नहीं करवाया, लेकिन उसकी जो इंटीग्रिटी उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, देश भर में प्रोटेस्ट हुए। फिर जो यूजीसी नेट था जो कि पीएचडी की एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर लिया जाता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एडमिशन के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है लेकिन उसको क्या कर देते हैं, नल या वॉइड मान लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी एनटीए के थ्रू हो रही हैं। आज का हमारा फोकस थोड़ा दूसरा होगा। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, हम सिर्फ उसी भाग को देखेंगे। अब इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाने की बजाय हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एनटीए जो है 2017 के अंदर एक सेपरेट बॉडी इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। इसमें स्पेशलिस्ट को, सेल्फ स्टैंडिंग जो ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसके अंदर यहाँ पर रखा जाता है। ये आती है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में ही एनटीए जो है वो काम करता है। ये फ़िलहाल में हम देखेंगे कि 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं जिनको कंडक्ट करवाता है नेशन वाइड। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसमें भी हम देखते हैं कि इसके रोल को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। ये एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीबीएसई के जो हम देखते हैं कि जो पहले यूजीसी नेट सीबीएसई के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता था उसको ये करवाता है। फिर जेईई, ऐसे ऐसे 20 से ज़्यादा सवालों को कंडक्ट करवाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए एनटीए जो है शुरुआत से ही इसकी जो पूरी की पूरी संस्था बनाई गई थी वो बनाई गई थी ऑनलाइन बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर से आपका क्या होगा, जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। आप किसी एक जगह पर जाएंगे, बिल्कुल टेस्ट के 1 मिनट पहले ही आपको जो टेस्ट है वो विजिबल करवाया जाएगा, जिससे जो साइबर अटैक से हम इसको बचा के रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और हम देखेंगे कि इससे जो लीकेज का खतरा है वो बिल्कुल कम हो जाता है।
लेकिन धीरे धीरे हम हेल्थ मिनिस्ट्री को भी देखते हैं कि वो भी जो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्ज़ाम होता था उसको चेंज कर देते हैं पैटर्न को, और कहते हैं कि नहीं, देखिए जो रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं वो कंप्यूटर पे टेस्ट देने के लिए शायद तैयार ना हो और उनकी इतनी प्रिपरेशन ना हो, तो हम उनके साथ में अन्याय नहीं कर सकते हैं। इसी बिहाफ पे देते हुए पेपर पेन पे ये क्या किया जाता है, टेस्ट जो है वो लिया जाता है। लेकिन अब पेपर पेन जहाँ आ गए, जहाँ पर भी प्रिंटिंग हो सकती है किसी चीज़ की, वहीं से उसका लीकेज का जो खतरा है वो वहीं से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लगभग 11 लाख एक्सपीरियंस जो है उसको हम देखते हैं कि उनके एग्ज़ाम जब नेट का यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है तो उनको इससे अफेक्ट पड़ता है। पेन पेपर इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है कि यूजुअली जब एनटीए को जिस तरीके से बनाया ही नहीं गया था उस तरीके से उसको काम करना पड़ा, तो उसमें हमें समस्याएं दिखाई दी। फिलहाल आगे क्या करना चाहिए, एक हाई लेवल का पैनल बनाया गया है फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन को। उन्होंने 2 मंथ उनको दिए गए हैं कि वो क्या करें, जो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं, उसको रिकमेंड करें। एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में डाटा सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, और ओवरऑल जो एनटीए की फंक्शनिंग है उसको कैसे हम बेहतर बनाएं। एजुकेशनिस्ट ने यहाँ पर कुछ अलग अलग पाथवेज को फ्यूचर के लिए प्रपोज किया गया, जिसमें से हम एक तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर मेंस में कोई सवाल आता है तो उसमें भी आप इनको लिखेंगे। एक ऑप्शन तो यही है कि मैन पावर को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि एनटीए के अंदर जो स्टाफ है वो केवल और केवल 25 लोग हैं जो परमानेंट स्टाफ है। मैन पावर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर जो लार्ज स्केल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन लिए जाते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। दूसरा यही है कि इसको जिस तरीके से बनाया गया था, प्रपोज्ड किया गया था कि ये पेन पेपर एग्जामिनेशन की जगह पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, उस पॉइंट पे दोबारा जाना चाहिए। अब रूरल स्टूडेंट्स का क्या होगा कि उनको आप रिमोट एरिया में जाएं और जिनके पास लिटिल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, वहाँ तक आप टेक्नोलॉजी को पहुँचाइए। अनदर ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसको डिसमेंटल किया जा सकता है, यानी कि फिर से कंट्री के अंदर अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट करवाए, अपने आप ही कराए और एनटीए को हटा दिया जाए, तो पीछे की तरफ जाना। लेकिन ये मुझे एक्चुअली में इतना अच्छा जो ऑप्शन है वो खुद पर्सनली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ को हम पीछे छोड़ कर आए थे। और एक चीज़, अब मतलब आप अगर बैलगाड़ी से कार के ऊपर आए हैं तो मैं मानती हूँ कि ये कार बहुत अच्छी नहीं है, इस कार में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन प्रॉब्लम भी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम फिर से बैलगाड़ी के ऊपर जाएं। हमें क्या करना चाहिए, उसी कार के अंदर जो समस्या है उसको चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन ना ही डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल्दो क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया गया था, मैंने आप लोगों को ये पॉइंट भी वैलिड रखने के लिए, ऑथेंसिटी रखने के लिए बिल्कुल बता दिया है। दूसरा हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रेडिकल रिफॉर्म। पूरा का पूरा जो असिस्टेंट सिस्टम है उसके अंदर बहुत रिफॉर्म चाहिए, बहुत सुधार चाहिए, सिस्टमेटिक चेंज करना पड़ेगा। जो सिंगल हाई स्टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसकी वजह से हद से ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर में। उनको हम देखेंगे कि जो अलग अलग इनइक्विटेबल कोचिंग इंडस्ट्री मिलती है, कोई कोचिंग इंडस्ट्री उनको एनकरेज कर रही है और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा रही है, किसी के पास कोचिंग नहीं है, तो ये सब जो है ये माल प्रैक्टिस को जन्म देती है। इंस्टेड क्या करना चाहिए, पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए नॉलेज के ऊपर, कंसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पूछी जानी चाहिए, एप्टीट्यूड उनका कंडक्ट कराना चाहिए उनके फाइनल ईयर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर ही, तो ये हो। और एआई जो प्रोटेक्टिंग है उसको भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एनटीए के अंदर जो है वो इंडल्ज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि हम देखते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर डिजीज़ में, यानी कि हेल्थ के अंदर हम इसको देख पाएंगे। एक टेस्ट आया है और इसका नाम है स्पेसिफिक पेट स्कैन फॉर टीबी फॉर मोर एफिशिएंट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। देखिए क्या ये बात कर रहा है, टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इंडिया के अंदर उसकी डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल है। अब डायग्नोसिस आपको एक बार तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब कितना टीबी है, कितना है वो, क्योंकि आप लंग्स के अंदर झाँक के नहीं देख सकते हो बिल्कुल, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था। उसी के लिए यहाँ पर एक नया, एक ज़्यादा एक्यूरेट जो वे है वो आया है स्कैन करने के लिए, जो कि यहाँ पर है पैट, यानी कि हम देखते हैं इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी।
तो इसका जो है एक यूएस बेस्ड, जो वैसे पेट का इस्तेमाल और जगह भी किया जाता था, इसमें एक लिक्विड चीज़ जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और जैसे ही आपका अल्ट्रासाउंड की तरह बिल्कुल आपको कोई काट पीट के नहीं देखा जा रहा है, एंडोप्लास्टी आपकी नहीं हो रही है, कैमरे को आपकी बॉडी के अंदर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि एक लिक्विड को भेजा जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि एक आसान प्रोसेस है, और ऊपर से आपकी बॉडी का जो है वो स्कैन हो रहा है, और वहाँ से वो देख पा रहे हैं कि वो लिक्विड किस जगह पे जाके ब्लॉकेज को शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है पेशेंट के लिए भी इसको करवाना। खैर उन्होंने एक नया रेडियो ट्रैकर बनाया है। रेडियो ट्रैकर क्या होता है, रेडियो एक्टिव से बना हुआ था। मैंने इसको आपको, हमने 2 दिन पहले जो राइनासोर्स को इतने अच्छे से पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर वो मिलते हैं, फिर हमने देखा था साउथ अफ्रीका में भी राइनासोर्स का जो हॉर्स है उसके होर्न के अंदर में क्या लगाया गया था, रेडियो ट्रैकर्स को डाला गया था। वही कंसेप्ट सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी जो रेडियो ट्रैकर्स है उनको रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी आप इसको देख रहे मानोगे तो जब इसको स्कैन किया जाता है पेट के थ्रू तो एक 3D इमेज यहाँ पर बन जाती है, और उसी से ये पता चल जाता है कि लंग्स के अंदर में एक्चुअली में कितनी यहाँ पर डिजीज़ जो है वो स्टिल एक्टिव है पेशेंट की, ताकि उसी हिसाब से उनका जो इलाज है वो करवाया जा सके। लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ गए हैं, जो कि है डिज़ीज़ के प्रति जो डायग्नोस्टिस हमारा होता है, अगेन जो टेस्टिंग हम करते हैं, जो पता लगाना हमें होता है कि कौन सी डिज़ीज़ है, वो इंडिया में कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जीका वायरस जो है वो एक्चुअली में इंडिया के अंदर फ्लाईवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें डेंगू वगैरह भी आ जाते हैं, और उसको टेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा जिसको ऑथराइज़ किया हो ऐसा टेस्ट फ़िलहाल नहीं है। हालांकि केसेस आ रहे हैं, कम आते हैं इंडिया में, लेकिन अभी भी एक 46 ईयर ओल्ड डॉक्टर थे जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं जीका वायरस की वजह से। तो जीका वायरस होता क्यों है, मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से ही होता है, उनके अंदर होता है, तो उसकी वजह से जो केसेस है वो फैलती हैं। मल्टीपल इसमें इन्फ्लुएंजाज होते हैं, इसमें ह्यूमंस जो हम देख पाते हैं कि उनको बुखार वगैरह भी आता है, आप देखेंगे उनको जो डिजीनेस है वो भी महसूस होती है, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। डेंगू जितना ये खतरनाक है, इसमें प्लेटलेट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे आपके कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे इसके कारण है। तो क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे जो टेस्ट हैं आज तक इंडिया के पर्टिकुलरली जीका वायरस को लेकर वो नहीं है, तो उसी के ऊपर जो चिंता है वो यहाँ पर दिखाई गई है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर। और समाधान यही है कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन हमें कर देना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, बहुत सारे डेंगू के केसेस यहाँ पर इंडिया में भी होंगे, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जीका वायरस है वो भी इंडिया के अंदर एज अ वेक्टर बन के काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। तो ये सब देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, और उसी के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जब हम बात करते हैं तो अफोर्डेबल डायग्नोसिस टेस्ट बनाने चाहिए, जिसमें जीका, निपा, एवियन इन्फ्लुएंजा, इन सभी को जो एमर्जिंग इन्फेक्शन करने वाले डिजीज़ हैं इंडिया के अंदर में जो अभी उभर रही हैं, उन सबको यहाँ पर टेस्ट किया जा सके। इंडिया एक मोर इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स जो है फ्यूचर आउटबर्स्ट के लिए उसको बना सकता है, तैयार हो सकता है अभी से, क्योंकि हम आउटबर्स्ट को तो रोकने में, क्लाइमेट चेंज को हम रोकने में नाकामयाब हो चुके हैं फ़िलहाल। तो एटलीस्ट हम जो बीमारियों का प्रभाव है उसको कम करने में ज़रूर यहाँ पर अगर थोड़ी सी जो समझदारी है उसके साथ में चले तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं। खैर आर्टिकल जो था वो यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हैं हेल्थ केयर के अंदर में करिकॉन्स, उनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं IIT कानपुर के अंदर DY पंतिल विद्यापाठ, वो भी इसमें अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं और हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बताते हैं। फिलहाल यहीं पे आज का न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।